नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आप लोग कॉल करने से पहले ही तय कर लेते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। तो आपके तय कर लेने से आप कॉल करेंगे तो हम वो नहीं बात करेंगे। जो कोई मैटर है, उस मैटर में जो फैक्ट है, जो कोर्ट ऑर्डर है, उस पर बात किया कीजिए। आप अगर सोच लिए हैं कि हम आपके ही बस ऐसी बात बोलें जिसमें आपका ही भला 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 दिखाई दे, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हम झूठ या फालतू बातें नहीं करेंगे। जो आप जिस बिंदु पर बात करेंगे, अब वो आपके पक्ष में हो या आपके विपक्ष में हो, आपके खिलाफ हो, हम इस पर नहीं ध्यान देंगे। हम सिर्फ फैक्ट पर बात करते हैं। तो सुनिए भाई साहब को। देखिए, ये शुरू से लास्ट तक बस एक ही चीज़ चाहते रहे कि ये जो दिमाग में रखे हुए हैं, हम बस वही बातें करें, हम भी कह दें, इनके हाँ में हाँ मिला दें। खैर, 12/091 वाले लोग जो है बस यही चाह रहे हैं, और हम ये चीज़ कैसे कर दें, जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा हम उसी पर बात करते हैं। लीजिए, इनका सुनिए। और समस्याओं से ये घिरे हुए हैं, इनका दिल दिमाग विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है। खैर सुनिए, फिर जो है देखिए, आप खुद समझिए इनके बारे में। एक बात और, बीच में इन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात किया है, थोड़ी लंबी बातचीत हुई है। अगर आपको वो नहीं सुनना है तो आप जो है स्किप करके आगे चले जाइएगा, और आगे फिर से उसी मुद्दे पर बात हुई है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। हेलो। हेलो। हाँ, टेट पास साल से केसरी जी बोल रहे हैं क्या? आप कौन? अजय कुमार गिरी, गाजीपुर से 12/091 के अभ्यर्थी बोल रहे हैं। हाँ सर, ऐसा है कि नॉर्मली काउंसलिंग तो हम लगभग 25 जगह करा चुके हैं। और जो मेरे नॉलेज में है, हरदोई में एक काउंसलिंग हुई है और एक गाजीपुर में। तो मान लीजिए कि यदि जनपद स्तर पे फिर से ये काउंसलिंग कराते हैं, नोटरी के स्तर पे, क्योंकि अब तो 12/091 पे ही नहीं करेंगे कोई भी काम, कि अलग से करेंगे। ऑर्डर पढ़े कि नहीं आप अपने आँख से? ऑर्डर तो हम एक एक लाइन पर अक्षर सा पढ़े। फिर ये पढ़े, फिर क्या नहीं समझ में आया? समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसमें जैसे अवमानना वाला भी लगेगा हम लोगों पे। उसमें क्या पढ़े आप, उसमें क्या लिखा है? अभी हम बता रहे हैं आपका जो है, अभी जो पढ़ रहे थे, क्योंकि आपके ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं। टेट पास साल वाला जो है, क्योंकि आप बताए भी थे कि नहीं होने वाला है, तो उसमें जो है हमको डाउट ये रहा कि काउंसलिंग तो हमारी सिर्फ हरदोई में हुई है, कंफर्म है। काउंसलिंग कराने के बारे में सोच रहे हैं, ये अचानक अभी जो है पिछले 2-4 दिनों से कैसे ख्याल आ गया, किस कारण से, क्या हुआ ऐसा? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि 12/091 का ही पहले जो पूछे हैं उसका सीधा सीधा आंसर दीजिए कि आखिर 2-4-10 दिनों के इधर अंदर, कुछ दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि लोग काउंसलिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिए, बात करना शुरू कर दिए? क्या हुआ ऐसा? नहीं, तो जैसे कि सामान्य स्तर से तो काउंसलिंग हमारी हुई है 25 आप जगह। प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, बताएं। हमने आपसे बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा कि आप हमें कॉल करके काउंसलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अन्य लोग काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? पिछले कई सालों से तो नहीं कर रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि लोग जो है ये सब तैयारी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए जो केवल इलाहाबाद में ही हम इलाहाबाद का एक लोग दे रहे हैं विज्ञापन कि 12/091 के लिए काउंसलिंग बुलाई गई थी। आप जो है प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? हम आपसे पूछ क्या रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि ये मुद्दा चर्चा में आया, क्यों आया? अब ये आदेश आने के बाद ही तो आया इतना मुद्दा। सिंपल सा सवाल था, वही नहीं बोल सकते थे पहले? तो जब आदेश आया तो आदेश कहाँ से आया है, कोई व्यक्ति से या कहाँ से? व्यक्ति से नहीं है, कोर्ट से आया है ना। कोर्ट से आया है, यानी कि कोर्ट ने कहा है ना? तो कोर्ट ने जब कहा है, आप जब ये मान रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट जो कहेगा वही तो करेंगे ना। हाँ, तो कोर्ट ने क्या कहा है? फिर उसमें अपना दिमाग लगाना ही क्यों है? पूरा दिमाग तो कोर्ट ने लगा दिया है ना। तो जब आप मान रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है,
और कोर्ट के आदेश से ही आप जो है सोच रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो फिर अपना दिमाग कहीं भी क्यों लगाना? बस कोर्ट ने जो कहा है वही आप करने जा रहे हैं और कोर्ट ने जो कहा है उसी तरीके से कीजिए। और उसमें क्या लिखा है पढ़ लीजिए, सिंपल सा तो चीज है। नहीं, उसमें जो है, जो काउंसलिंग के लिए गृह जनपद में कराना होगा कि जैसे पिछली बार हम लोग करा रहे थे, जिले जिले घूम करके कराए। तो वो तो जो अभी विज्ञापन आना बाकी है ना। हाँ, विज्ञापन तो 22 से 25 के बीच में आएगा। आप जो चीज कर चुके हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, उसके बाद फिर आप ही कहेंगे कि कैसे होगा। कोई नया व्यक्ति हो जो कभी कराया ना हो तो उसको न पता हो तो समझ में आता है कि भाई वो जानता ही नहीं इस चीज को। आप ऐसा है करा कि चुके हैं। आप तो कैंडिडेट सीमित हो गए ना। आप कंफ्यूज हैं या जानबूझ कर अपने माइंड को पजल कर रखे हैं? पजल कर नहीं रखे हैं सर। आप बिना वजह की फिजूल की चीजों पर जो है ज्यादा दिमाग ले जा रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, ऐसे क्यों वैसे क्यों। भाई सिंपल सा चीज है, कोर्ट ऑर्डर है, लिखा हुआ है, पढ़ लिए, ठीक है, ये होने जा रहा है। विज्ञापन आएगा, पढ़ लेंगे, कैसे होना, ठीक है, जैसे लिखा हुआ कर लेंगे। इतना पहाड़ क्यों बनाए हुए हैं उस चीज को, कैसे होगा, ये सीमित हो गया, ये हो गया, सब आप ही को करना है क्या? आपको काउंसलिंग करवाना है? पूरा जो है पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी आपको दिया गया है, कहाँ कैसे कराना है। नहीं, प्रदेश तो की ऐसा जिम्मेदारी। आपकी बातों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो ऑर्डर जो है आपको जारी किया गया है कि भैया ये पूरे प्रदेश में करवाओ काउंसलिंग। तो आपको जो है चिंता हो रही है कि सीमित कराना है कि पूरा कराना है कि कैसे कराना है, एक जगह कराएं कि सब जगह कराएं, जिस पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी तो आप अपने कंधे पे उठा रखे, इतना बोझ क्यों उठाते हैं? अपना बोझ नहीं उठाइए, पूरे प्रदेश का ही बोझ उठा रहे हैं। नहीं, ये पर्सनल जिम्मेदारी है कि और पर्सनल है तो सिंपल सा, कोर्ट ने कहा पढ़ लिए, विज्ञापन आएगा पढ़ लेंगे। तो फिर पूरे प्रदेश का क्यों चिंता कर रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, उस समय ऐसा था अभी ऐसा है। ये तो आप पूरे प्रदेश का जो है उठा ले रहे हैं अपने सर पर। कितना बोझ उठा पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आपके वजन अगर जो है 60-70 किलो होगा, आप 100 किलो उठा लेंगे। क्यों जो है पूरे जो है प्रदेश का जो है एक ही बात सोच रहे हैं कि 2-4 टन हम उठा लें? ऐसे तो आप दब जाएंगे, दब करके खत्म हो जाएंगे। समझिए आप कर क्या रहे हैं अपने साथ, आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। आप अपने साथ जो कर रहे हैं ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं ना। आप फालतू की चीजों में दिमाग लगाएंगे तो किसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, आपका या हमारा? बताइए। आप वो अपना नहीं, आप दिमाग अपने में आप तो को डिस्टर्ब हम कर लोग रहे हैं ना फालतू की 22 चीजों से में। 25 का इंतजार कर रहे हैं। तो 22 सिंपल से। सा है, कोर्ट ऑर्डर आपके हाथ में आ गया, आपको लग रहा है कि आपको कराना चाहिए, तो इंतजार कीजिए, विज्ञापन आएगा, उसमें लिखा होगा, जो लिखा होगा जैसे लिखा होगा, आपने जब तय कर लिया है कराने का तो वो प्रक्रिया पूरी कीजिएगा बस। तो इंतजार कीजिए विज्ञापन आने का, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं उस चीज को? नहीं, आपका जो पढ़े थे ना टेट पास साल पे अभी। अरे कोर्ट ऑर्डर पढ़े, हमारा पढ़े, जो भी पढ़े, आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आपको काउंसलिंग कराना है। तो डिसाइड। डिसाइड कर लिए कराना है तो फिर अब कराने के लिए बस इंतजार कीजिए विज्ञापन का। विज्ञापन जब आ जाएगा उसमें जो लिखा होगा फिर इंतजार कीजिएगा उस तारीख का। एक एक इस सीढ़ी चढ़ा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि अरे कितना ऊंचा चढ़ना है। कितना ऊंचा है देखते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, इसमें अब तो स्टेट तो नहीं ना लगेगा? क्यों इसमें स्टिक क्यों नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा, दोनों का क्या है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है ना। आप डिग्री लिए हैं या जुगाड़ से लिए हैं? डिग्री लिए हैं, पढ़ के लिए हैं कि जुगाड़ से कहाँ मिली है डिग्री? आप ऐसा कह रहे हैं स्टे नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि 1 घंटे बाद आप या हम में से कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? इसकी गारंटी ले सकते हैं? इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के तो डायरेक्शन पे है। मतलब ऐसे आप लोग बात करते हैं, 10 साल 15 साल झेल लिए, अभी हाल ही में 12,460 भर्ती शुरू हुई, काउंसलिंग हुआ, नियुक्ति पत्र मिला, फिर क्या हुआ? स्टे लगा है। सब आपके आंख के सामने है, देखते हुए भी उसके बाद करें इसमें तो ऐसा नहीं होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा ये कल का कौन जानता है? आपसे अभी हमने कहा कि आप जो है पूरे प्रदेश का, पूरे दुनिया का, हर चीज का अपने सर पर बोझ उठा रखे हैं।
इतना बोझ उठाकर चल नहीं पा रहे हैं आप, क्यों अपने आप को इतना जो है तंग कर रखे हैं? थोड़ा अपना कंधा हल्का कीजिए, अपना बोझ हल्का कीजिए। इतनी जिम्मेदारियों के साथ चलेंगे, पूरे प्रदेश का ले लेंगे, हाँ पूरे जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबका ठेका ले लेंगे कि स्टे तो नहीं लग जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा वो, ऐसे तो आप बड़ा जल्दी जो है थक जाएंगे, रुक जाएंगे, ज्यादा दूर तो नहीं चल पाएंगे ऐसे आप। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि आप कर क्या रहे हैं अपने साथ? आप जो है इतना सारा फिजूल का बोझ अपने ऊपर उठा ले रहे हैं, उसी में आप जो है बस उलझे हुए हैं। इस वजह से जो है आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या है एकदम, ये जान लीजिए कि जानते हैं ऐसा क्यों है जो चीजें हो रही हैं आपके साथ? क्यों आप हम्म इतने पजल्ड हैं? हम्म हम दावे से कह रहे हैं, आप जो भी इस वक्त कार्य करते हैं, हमें नहीं पता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते वर्तमान में। हम्म। आप जितना भी कमा रहे हैं उससे आपके घर की गाड़ी चल तो रही है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा है या नहीं? इस समय बैठे हुए हैं सर। इस समय काम, एकदम बिल्कुल बैठे हुए हैं। हाँ काम छूटा हुआ है हाँ, 29। तो बस यही आपकी मूल समस्या ये नहीं है। एक उलझा हुआ दिमाग कभी भी सुलझा हुआ जवाब दे ही नहीं सकता, कभी भी वो रास्ता निकाल ही नहीं सकता। ठीक है काम नहीं है, काम छूट गया है, ठीक है घर में कोई बात हो गई है, ठीक है कुछ भी चल रहा है लाइफ में, कहीं भी कुछ भी, अगर दिमाग डिस्टर्ब हुआ तब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका दिमाग डिस्टर्ब, जिसके हम्म दिमाग में कचड़ा भर गया, हम्म। शब्दों पर मत जाइएगा, भाव को समझिएगा। ना हम नहीं उस पे हाँ, अदर बुरा बुरा मत अदर मानिएगा, हम जो भी समझा रहे हैं आपके लिए ही अदरवाइज समझा नहीं रहे हैं। ले रहे भाई। अदरवाइज मत लीजिएगा, हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। नहीं, टेट आपके पास साल पे जो हम जुड़े हैं तो एक एक चीज आपका अच्छा, सुनते रहते हम हैं। बस चाहे वो कोई व्यक्ति फोन करता है, कोई व्यक्ति, हम्म हम हर किसी से बात करते हैं, कभी किसी को डांट भी देते हैं, चार बातें सुना भी देते हैं, समझाते भी हैं। हमारा हम्म इंटेंशन जो होता है सामने वाला चीजों को समझे बस। अगर हम्म समझेगा तो भी, नहीं समझेगा तो भी, मेरे सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज आपसे बात हो रही है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितनी देर आप मेरा समय लेंगे, इसके अलावा फिर तो आप अपने रास्ते हो जाएंगे, हम अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन हम हम्म कोशिश करते हैं कि सामने वाले को एक बार क्लियर कर दें कि भैया वो समझ ले चीजों को, ताकि वो अपने लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सके। हम्म तो आप जो इतना पजल्ड हैं उसका मुख्य रीजन ये है आर्थिक तंगी। हम्म। और ये आपके साथ नहीं है, ये चीजें जितने भी बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षा मित्र या अन्य किसी फील्ड में है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे पढ़ाई कोई दुनिया में कुछ भी किया हो, हम्म मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं। उसका लाइफ में और भी समस्याएं होती हैं, लेकिन जब सार निकाला जाए उन समस्याओं का हल, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी आ जाती है। अर्थ ही उसका जो है निकल के आता है कि अगर पैसा होता तो चीजें जो है थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, बदली जा सकती थी, संभाली जा सकती थी। तो हम्म आपकी जो मूल समस्या है, जो हम्म। दिमाग पजल्ड है, वो इस वक्त आप जो है उलझे हुए हैं, और वो है आर्थिक तंगी। इसके पहले कहीं कुछ काम कर रहे थे ना आप? हाँ, ल- गोंडा में थे। अच्छा, तो वहां लगभग कितना आप आ जा रहे थे महीने का? वही 22,000 तक पा जाते थे, 25,000 तक। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जॉब चली गई? ऐसा है कि हम वहाँ गोंडा छोड़ के सिवान आ गए। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? वो पब्लिक स्कूल में प्राइवेट पीजी। में पढ़ा रहे थे? हाँ पब्लिक स्कूल तो में थे। गोंडा छोड़ करके सिवान, सिवान क्या ये बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ बिहार की बात कर रहे हैं, तो हाँ वो जवाब मिल गया तो छोड़ के चले। 29 को बंद हो गया विद्यालय। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? गाजीपुर के। गाजीपुर के हैं, गोंडा में यूपी के अंदर जॉब कर रहे थे, फिर सिवान कैसे जाना हो गया? वो अचानक जो है, जैसे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम्म। विज्ञापन आया तो हमारा यहाँ लेवल जो है 1 से 8 तक का स्कूल था। बिहार में? नहीं नहीं, अच्छा, यूपी गोंडा, में, गोंडा वाला। गोंडा वाला। हम्म। और यहाँ हम 9 to 12 इंग्लिश हम पढ़ाना चाहते थे, हम्म। क्योंकि यहाँ हमारा लेवल एकदम बिल्कुल डाउन था। ये बस बातें, ये जो आपका जॉब गया है, ये कितना दिन हुआ? ये गए जो है, मान लीजिए 29 को छोड़े हैं, 29 के बाद अब महीना महीना बताइए, कौन सा महीना? दिसंबर, दिसंबर। अच्छा, ये हाल ही की घटना है। हाल ही की आप घटना। गोंडा में जॉब कर रहे थे और दिसंबर में आपकी जॉब गई है। जॉब जाने का रीजन आपने छोड़ा या स्कूल वालों ने हटाया? नहीं, एक जगह तो हम खुद छोड़े, छोड़ के अच्छा। आ गए सिवान। अच्छा।
और सिवान आने के बाद हमको ये नहीं पता था कि यहाँ भी हमको हमको धोखा ही मिलेगा। सिवान जाने का कारण? सिवान हम अपना लेवल जो है 9 to 12 हम पीजीटी इंग्लिश के लिए हैं। अच्छा, मतलब वहाँ भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए गए आप? हाँ हाँ, फूडिंग लॉजिंग सब दे रहा था। अच्छा, मतलब आप एक जगह पढ़ा रहे थे, आपको एक और ऑफर मिला सिवान में, तो आपने यहाँ छोड़ करके वहाँ ज्वाइन कर लिया, चले गए ज्वाइन करने, तो वहाँ हुआ क्या? वहाँ जो है कहे कि बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। अब मान लीजिए कि बीच में हम 22 दिसंबर को गए थे वहाँ, जैसे टेस्ट वेस्ट हुआ था तो हम सोचे कि कापी वापी चेक कर दें। हम्म। भाई टीचर की एक जिम्मेदारी होती है ना, पेपर बनाए तो हम कापी चेक करके रिजल्ट दे दें। सब कुछ मैंने कर दिया। हम्म। अब यहाँ के बारे में हमें नहीं पता था कि यहाँ की क्या प्लानिंग है। हम्म। अब वहां से आने के बाद 1-2 दिन के बाद पता चला कि सर बच्चे संतुष्ट नहीं है, हम्म। क्योंकि यहाँ लेवल बच्चों का जो है टीच जो लेवल होना चाहिए 9 to 12 का बिल्कुल जीरो था। हम जो भी लेक्चर देते थे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए उनका लेवल अप नहीं है तो डाउन में नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब कि आप केवल हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो आप ये बताइए, आप जो है गोंडा में कितने साल से पढ़ा रहे थे? गोंडा में हम हाल ही में ज्वाइन किए थे 30 सितंबर को ही। अच्छा, इसी 30 सितंबर को गोंडा में ज्वाइन किए और हाँ फिर दिसंबर में आपने वहाँ छोड़ भी दिया? हाँ, दिसंबर में 9 दिसंबर को मैंने छोड़ दिया। अच्छा, 30 सितंबर से पहले कहाँ थे आप? 30 सितंबर से हम एक जगह थे, यहीं अपने गाजीपुर में ही थे। तो वहाँ कितना पा रहे थे? वहाँ 17,000 पा रहे थे। अच्छा, आप जो है गाजीपुर में कई सालों से थे, वहाँ पर 17,000 के आसपास पा रहे थे। 17,000 19,000 तक पहुंचा था इसके। अच्छा, और उसके बाद फिर आपको एक जॉब मिलता है, गोंडा जाते हैं आप हम्म। और वहाँ कुछ ही महीने पढ़ाते हैं, सितंबर अक्टूबर, यही ना? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में हमको दिसंबर। छोड़ना पड़ गया। तो छोड़ना पड़ा, वहाँ छोड़ने का क्या पैसा ही कारण था या और भी कारण थे? लेवल लेवल डाउन था बिल्कुल। गोंडा का? हम्म। अच्छा, तो वहाँ गोंडा में बच्चों का लेवल डाउन था? नहीं, हमको जो पढ़ाने जिस लेवल के लिए हम बने हैं हम्म। वो जो है 4 to 8 क्लास दे रहे थे। अच्छा, आप गाजीपुर में क्या पढ़ाते थे, किस लेवल को? 9 to 12 पढ़ाते थे, पीजीटी इंग्लिश पढ़ाते। अच्छा, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और अपने क्षेत्र में भी इंग्लिश पढ़ा रहे थे और 9 to 12 को पढ़ा रहे थे। और जब आप गोंडा गए, वहाँ आपको छोटी क्लास दी गई लेकिन पेमेंट ज़्यादा था। हाँ, पेमेंट यहाँ से ज्यादा था, फूडिंग लॉजिंग सब थी। अच्छा, वहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था भी थी, लेकिन बस लेकिन जो आपको लेवल डाउन होने की वजह से वो जमा नहीं गोंडा वाला। फिर आप चाहते थे कि हम जैसे अपर लेवल पे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएं और आपको सिवान की जानकारी हुई, आप वहाँ चले गए। हाँ, तुरंत ऑनलाइन जैसे कि इंटरव्यू हुआ हम्म। और सेलेक्ट भी हो गए। और अच्छा। तो आनंद फानन में ज्वाइनिंग करा लिए लोग। हम्म। और ज्वाइनिंग कराने के बाद जो हम बता भी दिए थे कि हमारा 12 ऐसा है कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, हम्म। क्योंकि लास्ट चल रहा है। हम्म। कोर्ट से आदेश आना था, हम लोग को पूरा विश्वास था कि रुकिए कोर्ट रुकिए से रुकिए आदेश रुकिए आएगा ही। रुकिए 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 रुकिए। देखिए, हम्म ये जो सारी जो क्रोनोलॉजी आप बता रहे हैं अपनी, हम्म जो घटनाएं हाल फिलहाल हुई हैं, हम्म इनमें आप थोड़ा थोड़ा गलती करते गए हैं हर जगह। हम्म देखिए, कभी भी कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं और वो हासिल नहीं हो पा रहा है या आप जो चाहते हैं वो चीज़ उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो हम्म कभी भी जो समस्याएं हैं, कमियां हैं, वो बाहर मत ढूंढिए। कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है, उसको आप ढूंढेंगे, उसको बदलेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और जो इंसान बाहर ढूंढने की कोशिश करता है कि अरे वो फला ने वैसा कर दिया, वहां गए तो ऐसा हो गया, उसके यहाँ गए तो वैसा हो गया, जो इस चीज पर रहता है सिर्फ अटका हुआ, फिर वो उलझा ही रहता है। तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी बातें कुछ अच्छी भी ना लगे, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि इसमें जो हुआ आपके साथ, हम्म इससे थोड़ा सा सीख लीजिए कि कहाँ पर क्या चीजें आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं किया, और जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो आपने कर दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति परिस्थिति आई है। और फिर बाद में हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं उस पर भी आते हैं। हम्म देखिए, हम आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जो अभी आप बताएं उसी पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ। आपने हम्म बताया कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक? हम्म हम्म आप अपने क्षेत्र में पढ़ा रहे थे, पेमेंट थोड़ा सा कम था, 17-19, आप उससे संतुष्ट नहीं थे और चाहते थे बेहतर। हम्म 17-19 जो भी मिल रहा था, वहां जो भी कमा रहे थे आप, परिवार चल रहा था, खर्चा चल रहा था कि नहीं?
चल रहा था। चलिए, उसके बाद आपने थोड़ा सा बेहतर सोचा और आपने थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, या दिए लेकिन डीपली नहीं ध्यान दिए। पहला तो एक तो डिस्टेंस था, आप गाजीपुर के रहने वाले, गाजीपुर में ही थे, और फिर आपने था। गोंडा चूज किया, पहली बात। नहीं, ऐसा है कि गाजीपुर में जो 17,000 पे हम कर रहे थे ना, 82 किलोमीटर का अप डाउन था टोटल। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? हम ईसूपुर मोहम्मदाबाद के हैं। मोहम्मदाबाद के थे। गाजीपुर 82 किलोमीटर था ना? 82 किलोमीटर की जर्नी होती थी अप डाउन करने पर। तो 82 किलोमीटर रोज कौन करता है? हम तो, अगर हमें जो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर स्कूल मिलेगा, हमें अपनी बात करें, हम्म। तो हम वही स्कूल के बगल वाला कोई आसपास मकान ले लेंगे, शनिवार रविवार या जब कभी कोई काम पड़ेगा तब आना जाना उस दिन करेंगे, नहीं तो वहीं बगल में मस्त रहेंगे। जब कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, बाइक बयासी से आते किलोमीटर जाते थे। 80 किलोमीटर बहुत लंबा हो गया सफर बाइक से। न भाई, अब हमको 82 किलोमीटर जो है हम्म। बहुत ही दूरी पड़ती थी। अप डाउन जो है तो हमको। वहां पर आपको जो है स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने रहने की व्यवस्था करने की स्कूल में जरूरत ऐसा थी। है ना, बता रहे हैं कि उनको टीचर की जरूरत थी। हम्म। और जब कोई नहीं मिल रहा था, मुझे हायर कर लिए। हम्म। अब बाद में जो है कहते हैं ना कि बच्चे संतुष्ट नहीं है, हमसे कम पे टीचर 12,000 पे हो गया। गाजीपुर में? हाँ, गाजीपुर वाला। आप तो प्राइवेट फील्ड में हैं, ये हमेशा याद रखिए। हम्म, अगर आप अपनी नीड, हम्म, अगर अपनी जरूरत स्कूल को बना कर रखेंगे कि स्कूल को आपकी जरूरत है, व्यक्ति को आपकी जरूरत है, परिवार को आपकी जरूरत है, रिश्तेदार को आपकी जरूरत है, जब हम्म, तक आप उनकी जरूरत बनकर रहेंगे तब तक सब पूछेगा। वो तो जिस मालूम दिन है। आप लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, आप जरूरत बन के नहीं रह गए हैं, हम्म, दावे से कह रहे हैं आपका अपना सगा भाई भी जो है लात मार के भगा देगा, और ये दुनिया की सच्चाई है। हम्म, हम्म, ये हर जगह आप देखेंगे हो रहा है। हम्म, तो जब अपना भाई, सगा भाई जो है, एक ही माँ से जन्म लिए हुए सगा भाई, वो भी इस तरह का करता है, तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें जो है हमेशा रखा रहेगा? जैसे ही अगले को कम पेमेंट वाला व्यक्ति मिलेगा तो वो नहीं, आपको प्राइवेट रिक्वेस्ट ही में तो देगा। मैंने फील कर लिया है कि ऐसा है कि अब जरूरत है तो अपनी जरूरत की पूर्ति तो कर लेते हैं जब मिल जाता है लो वाला। क्योंकि हमारे सामने ही हुआ था एक साथी का हम्म। 25,000 पे, यहीं बगल में, हमारे घर के बगल में ही था। हम्म। सीपीएस करके चंदनी पब्लिक स्कूल है। हम्म। और उससे कम पे आया तो उसको कह दिया गया कि ऐसा कि सर कल से आने की जरूरत नहीं है, आके अपना पेमेंट ले जाइएगा। हम्म। क्यों, ये तो मुझे पता था, समझ गए सर। हम्म। और वहां भी हम गोंडा छोड़े थे ना, हम्म। तो गोंडा वाला कहा कि आप छोड़ दिए तो अच्छा किए। हम्म। मान लीजिए कि एक कोर्स भी होता है तो टीचर ने डिसाइड करता कि हम इतने महीने में कंप्लीट कर लेंगे। जी नहीं। आप हम्म, ये बताइए, हम्म, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यापार करना चाहता है हम्म, और उसको पता चलता है कि हम्म, मेरा इंटरेस्ट जो है वो फ्रिज बेचने में, एसी बेचने में है, इसमें मुनाफा भी अच्छा है, हम्म, हमें यही पसंद है, हम्म, और वो कहीं से पैसा जुगाड़ करता है, चाहे घर से लेता है, चाहे उधार लेता है या लोन लेता है, जो भी करता है जैसे भी, या उसके पास मान लेते पूरा पैसा है, अपना ही पैसा लगाता है, हम्म, ठीक है, और वो एक दुकान का बढ़िया सा शोरूम का जो है उद्घाटन करता है नवंबर के महीने में, उसको आप हम्म। अक्लमंद कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? और नवंबर के महीने में उद्घाटन करता है तो मान लीजिए दिवाली वाली पे करता है तो बात अलग है। नहीं, चलिए दिवाली पर भी उद्घाटन कर रहा है, हम्म। तो बताइए उसको अक्लमंद कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? नहीं, वो तो अपने तरफ से अक्लमंद ही बन रहा है ना। मेरी नज़र में, दुनिया की नज़र में, वो दुनिया का सबसे गधा इंसान है। आपने ध्यान नहीं दिया वो क्या बेचना चाह रहा है? हम्म, फ्रिज, एसी। फ्रिज एसी तो नहीं बेच पाएगा। आपकी प्रॉब्लम पहले ये है कि आप ध्यान नहीं देते हैं कहा क्या जा रहा है। हम्म, हमने पहले ही कहा कि वो फ्रिज और एसी बेचना चाह रहा है, नहीं और तो। फिर आपने नोटिस नहीं किया कि हम महीना क्यों बोल रहे हैं। हम्म, हम्म, अब बताइए, आ रही है ठंडी और हम्म, वो चाह रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम बेचेंगे, कितने हम्म, लोग खरीदेंगे उसका? नहीं उसने किराए खरीदे। पर दुकान ले रखा है, लोन पर पैसा ले रखा है, तबाह हो जाएगा नहीं आने वाले कुछ महीनों के अंदर? गर्मी जब तक आएगा तब तक तो वो बर्बाद हो जाएगा। हम्म, 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 अच्छा, दूसरा उदाहरण, अब की बार ध्यान दीजिएगा। कोई जो है व्यक्ति है या महिला है,
महिला है, उसको स्वेटर वेटर बनाना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कला है उसके अंदर। कोई फैक्ट्री है जो स्वेटर बनाती है, या कोई व्यक्ति है फैक्ट्री डालना चाह रहा है स्वेटर के लिए, और वो जो है फरवरी महीने में इसकी फैक्ट्री डाले या दुकान खोले खूब सारा पैसा लगा के, अब उसको अक्लमंद कहेंगे या मूर्ख? फरवरी महीने में तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं है, वो तो मूर्ख हो गया ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कुछ भी करने से पहले कभी भी एक तरफा सोच नहीं बनानी चाहिए। हर पहलू पर नजर डालना चाहिए कि हम कब करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में करने जा रहे हैं, किस माहौल में करने जा रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हम जहां जुड़ रहे हैं, जिनसे जुड़ रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है, हम क्या दे सकते हैं, सामने वाला क्या ले सकता है, सामने वाला क्या दे सकता है, हम क्या ले सकते हैं, देश काल परिस्थिति, मतलब जितना सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं सब सोचिए, फिर अंतिम में निर्णय लीजिए। अगर जिसकी नजर हर तरफ नहीं है वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, समस्याओं से हमेशा जूझता रहेगा। और वैसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। आपकी इच्छा थी कि हम अपर लेवल को पढ़ाएं, वो एक इच्छा थी, लेकिन दूसरी इच्छा एक और थी ना, अधिक पेमेंट। तो आपको ध्यान देना था कि हम किसको महत्व दे रहे हैं। नहीं, दोनों जगह पेमेंट एक ही जैसा था, 25 से 25 था। तो यहाँ से तो मान लीजिए आपकी जॉब गई गाजीपुर से, फिर आपको दूसरी जॉब मिली, तो वहां तो आपने खुद से छोड़ दिया ना। गोंडा वाला तो हम खुद छोड़े। अच्छा, गोंडा वाला आप छोड़े, इसलिए छोड़े कि आपको वहां लो क्लास मिला था। तो पहली बात तो आपको जो काम मिला, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए जीवन में कभी भी कि कोई काम खराब है या लेवल हमारे लिए नहीं है, ऐसा ये तो आप निकाल दीजिए पहले मन से आज के बाद। अगर अपना भला चाहते हैं तो आप हमेशा तैयार रहिए कि सामने वाला जो लेना चाहेगा हम वो उसको देंगे। मेरे पास इतने सारे कॉल आते हैं, अगर हम सबसे एक ही बात करें, सिर्फ एक ही बात करें, तो कोई कॉल करेगा, कोई बात करेगा? नहीं करेगा। अभी आप हमसे अपनी बातें कर रहे हैं, हम आपकी बातों पर बात कर रहे हैं। अगर हम आपकी बातों पर बात ना करें, हम बात करें 69,000 भर्ती की, हम बात करें जो है पुलिस भर्ती आई उस पर करें, आप बात करेंगे हमसे? नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ये कि गिव एंड टेक, दीजिए और लीजिए, ये रिलेशन चलता रहेगा, सब बढ़िया चलेगा। तो आपको वहां पर गए थे, सिंपल सा जो लेवल मिला उसको एंजॉय करना था। एंजॉय कर रहे थे सर, ऐसा है ना। रुकिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। आपको उसको एंजॉय करना चाहिए था। फिर उसके बाद आपको सिवान वाली जानकारी हुई, तो यहाँ एक और गलती क्या की आप, कि आप जो है दूसरा पकड़ने के चक्कर में पहला जो पकड़े हुए थे वो हाथ आपने खाली कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसमें आपको दिमाग लगाना था कि वहां वाले में कोई भी कारण दिखा करके किसी तरीके से वहां से आप बिना जानकारी दिए उनको हर चीज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप वहां गए, नौकरी ज्वाइन किए और उनको भी बता दिए कि हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है, ये आपकी मूर्खता है, नहीं बताना चाहिए। वो ऐसा हुआ, हम बता रहे हैं। रुक जाइए ना, हम आपका सुनेंगे आपका भी। कभी भी किसी को भी पूरी बात नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी। अगर आपने कसम खा रखा है कि हम तो हरिश्चंद्र रहेंगे, हम तो बस सत्यवादी रहेंगे, आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको थोड़ी सी अपने प्रति जो है जिम्मेदार बनना है, और आपको थोड़ी सी जो है चालाकी दिखानी है कि वो बातें हम नहीं करेंगे जिससे हमारा अहित हो सकता है। तो आपको गोंडा वाले में उस जॉब को रखना चाहिए था, जैसे भी मैनेज कर सकते थे। किसी तरीके से सिवान गए होते 1 दिन 2 दिन के लिए, वहां ज्वाइन किए होते, वहां देखते क्या माहौल है, वहां कैसे हो रहा है, फिर उनसे कहते कि सर मेरा सामान लाना है, या वहां हमने रिजाइन अभी नहीं दिया है, जो भी बातचीत करके उनसे फाइनल डिसीजन लेते कि सर हमारा आप पक्का कीजिए, तब तो हम वहां जॉब छोड़े। जब यहाँ से आप श्योर हो जाते, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बना करके साइन करके दे देते हाथ में कि हाँ यहाँ आपकी नौकरी अब लग गई, तो फिर जान से आप कहीं प्राइवेट में नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करा रहे हैं लोग। नहीं, तो आप कहीं अब जाइए, नौकरी मिल जा रहा है कहीं तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर उस नौकरी को छोड़ने से पहले दूसरी नौकरी जहाँ पकड़ने जा रहे हैं उनसे कहिए कि ठीक है, आप हमें हायर करना चाह रहे हैं, हमें रखना चाह रहे हैं, तो आप जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दीजिए। आप अपनी वैल्यू पहले पहचानिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए। कोई काम करने से पहले सामने वाले से लिखित में काम कराइए, कॉन्ट्रैक्ट उनसे लीजिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट बनवाए, बिना उनसे सिग्नेचर करके कॉन्ट्रैक्ट लिए कि वो जो है किस पद पर रखेंगे, कितना पेमेंट देंगे,
कब उनकी शर्तें क्या हैं, आपकी शर्तें क्या है, जब तक डिसाइड होकर के लिखित में सारी चीजें साइन न हो जाएं तो कोई भी कभी भी निकाल सकता है आपको। जहां से आपको और रिप्लेस किया जाए, दूसरे को रिप्लेस किया जा रहा है प्राइवेट में, उसका कारण यही है कि लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं है। अब कल को जाएंगे कि कोर्ट में क्या वो हमको स्कूल से निकाल रहा है, तो कोर्ट आपकी हेल्प कैसे करेगी? क्या आपके पास प्रूफ है कि आप वहां पर जॉब पाए थे? तो गलती तो ये सारे लोग करते हैं, जबकि ये कॉर्पोरेट जो है उसमें नहीं होता है। कॉर्पोरेट में जितने लोग जाते हैं एमबीए करके या कुछ भी करके जॉब करते हैं प्राइवेट, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए उनको कोई ऐसे यूं ही नहीं निकाल देता है। इसलिए वहां पर क्या होता है, किसी को हटाना होता है तो ऐसा माहौल बनाते हैं वो बेचारा खुद ही छोड़ के चला जाए। लेकिन यहाँ क्या डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि भैया कल से मत आइए। किस दम पर बोल रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो यहाँ पर कुछ आपके पास कागज है ही नहीं है, प्रूफ है ही नहीं, आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अब कहीं नौकरी प्राइवेट कीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में तो आपके पास नौकरी नहीं है तो अभी तो शर्त मत रखिएगा कहीं, लेकिन आगे कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए, अपना पोजीशन स्ट्रांग रखिए। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूर से बनवाइए, साइन करके लीजिए, और तब तक एक जॉब ना छोड़िए जब तक नहीं वो ऐसा है कि अब हमको थोड़ा भी ये ज्ञान वो जानकारी होती, अंदाजा, जानकारी नहीं, जानकारी तो सबको है, सब ध्यान नहीं दिया, अंदाजा नहीं था आपको, वहाँ का अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो वहाँ के मैनेजर मुझसे पूछे कि सर यहाँ फिर ज्वाइन कर रहे हैं गुंडा वाले, जो कॉपी पे चेक करने हम गए थे, हम सोचे कि टेस्ट करके शो करके जो है, देखिए हम पाक साफ, समझ गए आप ना, आगे पीछे जो है लप्पो चप्पो वाली नहीं, लप्पो झप्पो नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें बोलनी ही नहीं है कहीं पर, कुछ चीजें बोलनी है, लेकिन उस तरीके से नहीं बोलनी है कि हमारा अहित हो जाए। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने वहां पर पूछा भी आपसे, तो आपको वहां पर सेफ जोन रखना चाहिए था, बचा कर रखना चाहिए था। यहाँ से जब आपका कंफर्म हो जाता कि यहाँ नौकरी मिल गई तो फिर वहां जाते। हम आपको एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, 2 मिनट लगेगा। हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे, हम थे यूपी के, अन्य राज्यों के भी अन्य लोग थे, तो एक हरियाणा का बंदा था और हम लोग साथ में रहते थे, और 3 लोग रहते थे साथ। जो तीसरा व्यक्ति था वो उस स्कूल के इंचार्ज थे, इंचार्ज प्रिंसिपल। तो सारा तो मेन वही थे, इंचार्ज प्रिंसिपल, और उन्हीं के साथ हम लोग रह रहे हैं, उन्हीं एक ही क्वार्टर में। तो जो हरियाणा वाला बंदा था उसने बताया कि जो है ऐसा ऐसा है, हमें जो है यहाँ जाना है, ये एग्जाम देना है, और ये जो है हम हो सकता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं घर, तो वहाँ प्राइवेट कोई तलाश लेंगे, हम बहुत दूर आ गए हैं। तो हमने उसको सलाह दिया, और ये बात हम बता रहे हैं आज से 10-11 साल पुरानी। तो हमने उनको सलाह दिया कि आपको एग्जाम देना है नहीं देना है वो अपनी जगह है, आप ये जो कह रहे हो कि आपको फिर आना नहीं है, आप कहीं दूसरी जॉब लेंगे या जो भी आपका इरादा है, तो आप ये बात यहाँ बोलकर मत जाइए, नहीं तो आप जैसे बोलेंगे आपसे वो रिजाइन मांगेंगे। हमने कहा कि आप जो है अपना एडमिट कार्ड लगा करके एक छुट्टी का एप्लीकेशन लगाइए बस, और निकल जाइए। निकलने के बाद वहां से जो है फिर जितने दिन की छुट्टी हो रही है, जैसे ही खत्म होने वाला होगा, फिर आप फोन कर दीजिएगा एक, या एक मेल कर दीजिएगा कि सर मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे ये दिक्कत हो गई है सर, मुझे प्लीज कुछ दिन और छुट्टी दिया जाए। तो हम कहा एक तो आप 15 दिन ऐसे ही छुट्टी मांग रहे हैं, और फिर वहां जाकर के आप जो बीमारी बताएंगे तो उस 15 दिन में वो आपका वेट कर रहे होंगे, किसी को रखे नहीं होंगे कि आप 15 दिन बाद आने वाले हैं। फिर आप कह देंगे बीमार है, तो फिर 15 दिन आपको जब वो टाइम देंगे तो फिर सोचेंगे कि 15 दिन में तो आप आ ही जाएंगे, तो फिर किसी को नहीं रखेंगे। तो आपको तो टोटल 1 महीना मिल गया, लेकिन यही अभी बता देंगे 1 महीना हम नहीं आएंगे, तो आपके जाते ही तुरंत किसी को रख लेंगे। तो उनको हमने सजेशन दिया पहले तो बताइए नहीं कि हमको आना है नहीं आना, हम कहे आप जाइए। इसके बाद समय समय फोन करते रहिएगा उनको कि सर हम बीमार हैं। अगर आपको लग जाएगा कि नहीं अब हमें आना ही नहीं है तो मत कीजिएगा फोन, फिर ये अपना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है, हो सकता है हमें जाना पड़ जाए, तो ऐसे बीच बीच में फोन कर दीजिएगा ताकि ये यहाँ पर किसी को रख न पाए। उन्होंने वही किया, और इस तरह से उन्होंने 1.5 महीना बिताया, और 1.5 महीने बाद फिर उनको आना ही पड़ गया वापस, और ये आइडिया उनके काम आ गया। 1.5 महीने तक कोई टीचर नहीं हायर किया गया, जबकि
केंद्रीय विद्यालय में पूरा लिस्ट तैयार रहता है, काउंसलिंग करा चुके होते हैं अप्रैल में, किसी को बस फोन करना रहता है, वो आके ज्वाइन कर लेगा। अब सोचिए हम तीनों लोग साथ रहते थे, वहीं इंचार्ज प्रिंसिपल है, उनके कान में ये भनक तक नहीं लगने दिया गया कि ये क्यों जा रहे हैं। हम दोनों ने प्लान किया और सारी चीजें की गई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी को धोखा देना है, किसी का नुकसान करना है, बस थोड़ी सी चालाकी दिखानी है जिससे अपना अहित न होने पाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कभी भी किसी को सच नहीं बताना चाहिए, पूरी इस बातें नहीं बतानी चाहिए। कभी भी घर में पत्नी को, कभी भी घर में भाई को, कभी भी बेटे को, बेटी को, पिताजी को, माताजी को, किसी को मत बताइए पूरी बात, कभी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बात पत्नी को पता है तो वो बात बेटे को नहीं पता होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पत्नी को इसे बता सकते हैं, उन्हीं को पता हो तब काम चल जाएगा, बाकी को न भी पता रहे तो काम तब भी चलता रहेगा, बाकी जरूरी नहीं है बताना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पिताजी से ही आप कर सकते हैं, माताजी को नहीं बताने की जरूरत है। घर की बात बता रहे हैं, और यही सेम चीज बाहर भी लागू कर लीजिए। अब तक की लाइफ में बहुत कुछ आपने अनुभव लिया होगा, अब एक ये ठोकर लगी है, इससे भी सीखिए। सर ऐसा है कि अब तक जो है हम डालिम सनबीम स्कूल में थे। डालिम सनबीम हेड ऑफिस बनारस में है। तो ऐसा है कि उसी की हम फ्रेंचाइजी पे थे और थोड़ा 1 साल रहे और अप्रैल में हम उनका विद्यालय छोड़ रहे थे और हम बता दिए थे कि सर ऐसा है कि आप जून लास्ट में मुझे हटा देंगे। पहले प्रिडिक्शन हम बोल दिए थे क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि इससे जॉब छूटने वाला है। कहें कि आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, समझ गए आप। थोड़ा जो है हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा बात बनने वाली नहीं है, तो हम जाने वाले हैं। तो आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग यूज करना, जब आपको अंदाजा लग गया था तो आपको ये बात ना उनसे कहनी थी ना वहां छोड़ने या हटाएं इसका इंतजार करना था। आपको कुछ ऐसा करना था कि आप उनकी जरूरत बन जाइए, वो आपको जो है रखने के बारे में सोचे। आप कहें हम छोड़ रहे हैं, वो कहें नहीं नहीं आपको हम जाने नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति क्रिएट कीजिए जहां जाइए वहां। नहीं ऐसा है ना कि अब तो ये जून के बाद जो है 5 जुलाई को ये हटा दिए। अच्छा, यहाँ भी कोई कांटेक्ट नहीं बना था, कोई आपको लेटर नहीं मिला था? नहीं, वो जो है 1 साल का हम लोग से वो एग्रीमेंट कराए थे। अच्छा। और उसके बाद दूसरी साल जो है रिन्यूअल नहीं कराए। अच्छा, एग्रीमेंट तो दूसरे साल आपको रखे या दूसरे साल हटा दिए थे? अप्रैल मई जून रखे। अच्छा। हम पहले ही अप्रैल में ही बता दिए थे सेशन के शुरू में कि सर मुझे जून में आप हटा देंगे। अच्छा। अपने बेटे की भी कसम खा गए कि हम ऐसा है कि हम कहे कि सर अपने को धर्म संकट में न डालें। आप तो ऐसा करने वाले राय साहब थे, राय साहब लोग की बात हम मानते नहीं है, ये आगे पीछे दोनों चलते हैं, क्योंकि सांप और राय साहब लोग मिल जाए तो सांप को हम छोड़ देंगे, राय साहब लोग को तो पहले बराबर कर देंगे हिसाब। हमारा कॉन्सेप्ट है, आप राय साहब होंगे तो अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं हम है नहीं, लेकिन हाँ इस तरह की बातें हमने भी सुन रखी हैं इन लोगों के बारे में। लेकिन क्योंकि हम देखिए 99% राय साहब लोग पे विश्वास ही नहीं करते हैं। एक कदम का है कि हम लोग के बगल में राय साहब लोग हैं, हम विश्वास नहीं करते इन लोग से। अब एक कदम हम जान लीजिए कि 36 का हम इनको पसंद नहीं करते, सुनना नाम नहीं पसंद करते हैं राय साहब लोग का। चलिए फिर आगे क्या हुआ? तो 5 हम ऐसा है कि बीच में लड़की की शादी पड़ गई, तो हम कहे कि ऐसा है कि मैडम हमें 1 लाख रुपए फाइनेंस कर दीजिए। हम सोचे कि मान लीजिए कि हमारा जून जुलाई का ही मई जून का ही दे देंगे तो कम से कम 38,000 रुपए हो जाएगा। 19,000 दे रहे थे तो उससे भी सपोर्ट हो जाएगा। कहीं की हो जाएगा। मात्र जो 24,000 रुपए मुझे दिए। अच्छा, 1 लाख में। अच्छा, अब तो मुझे पता था। फिर इसी बीच जो है सिवान में एक बार और जो है मौका मिला था जुलाई में, एज ए प्रिंसिपल 25,000 पे फूडिंग लॉजिक था। 3 दिन वहां रहे, 3 4 5 3 को ही पहुंचे थे, 3 4 5 रहे। और उसके बाद 5 को कहे कि ऐसा है कि
आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम रूरल बेल्ट था। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, क्लास लेगा, मैनेजमेंट ना देखेगा अपना। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल की ड्यूटी जो होती है वो मैनेजमेंट होता है, लेकिन प्राइवेट में जहाँ जो स्कूल जैसे करवा रहा है ना वैसे तो करना देखिए, पड़ता है। वो ऐसा है कि क्लास खाली जा रहा था तो कंटिन्यूअस 4 पीरियड 5 पीरियड हम लेते थे इंग्लिश का, क्या करें, इंग्लिश के टीचर है, 10th तक क्लास था। अब फिर उसी के बगल में हम गए थे, समझ गए ना, संमित्रा पब्लिक स्कूल करके था, उसी से कुछ दूरी पे जो है हम थे, क्योंकि वो बागड़ा में था और ये जो है कनिष्क बिहार में था। अंतर था 7-8 किलोमीटर का, या 5-6 किलोमीटर, ज्यादा दूरी नहीं थी। अब फिर जो है सिवान में ही मिशन स्कूल है, क्रिश्चियन वाला, वहाँ भी पीजीटी इंग्लिश के लिए मैंने इंटरव्यू दे रखा है। अच्छा। और फिर रोहतास है बिहार, रोहतास। वहाँ जो है ये बीएड कॉलेज में, बीएड और डीएलएड कॉलेज में इंटरव्यू हम वहाँ एक जगह 6 दिसंबर को दिए, 6 जनवरी को दिए, और एक जगह जो है 9 जनवरी को दिए। अच्छा। इस समय थोड़ा खाली बैठे हुए, ऐसी बीच जो है जिस दिन गए थे इंटरव्यू देने 9 को, उसी दिन कोर्ट में हियरिंग थी। हियरिंग के बाद जो है 12 का ऑर्डर आ ही गया। ऑर्डर आने के बाद अब ये है वहां पोह की स्थिति चल रही है कि भाई फरवरी के लास्ट तक तो होगा, ये आशा जगी है ना, आशा ही ना जगी है। जब तक नहीं हो जाता है, आशा जो है रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्थिति इस समय एकदम जो कहा जाता दिमाग पजल्ड हो गया है ससुरा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बंद है। और जिस लड़की की शादी किए थे ना, फिर विदाई करा के नवंबर में लाए, फिर इसी फरवरी में विदाई है, क्या करेंगे हम, पैसा फंसा हुआ है, तनख्वाह जो गुंडा वाला रोका हुआ है, ये दिखा रहा है कि स्कूल बंद चल रहा है, फीस नहीं आ रही है। अब वही है कि 25 तक यदि ये विज्ञापन आ जाता है तो फिर खर्च लगेगा ना काउंसलिंग वैसे सब कराने में। हाँ भाई, अगर कोई भी चीज आप करेंगे तो पैसा तो हर जगह चाहिए ना। 2000 रुपये का तो कम से कम वो मांग रहा है, या फिर जमा कराएगा, डिमांड ड्राफ्ट कुछ तो जमा कराएगा। हाँ, 2000 रुपये वहाँ जमा होगा, पेपर में न्यूज जब विज्ञापन आएगा तो उसमें लिखा होगा कैसे देना है। कैसे देना है। अच्छा, अभी आपने जो बातें बताई उसमें से दो चीजें, आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ आपने 1 लाख रुपए फाइनेंस करने की बात की थी, है ना। कभी भी तैयार भी हो गए थे, ऐसी बात नहीं थी, वो क्योंकि तैयार होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जानिए, जब भी आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जब उसके ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी दिखाएंगे और समय समय पर कुछ इस तरह की चीजें रखेंगे जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो, और आप ठीक है, वो आपके कहने से वो तैयार होगा, दे भी देते, वो सारी बातें ठीक है, वैसे हमें तो उम्मीद नहीं होता है कि कोई देगा, वो 24,000 नहीं भी देता, दिए वो तो दिए भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने फाइनेंस देखिए फाइनेंस की बात वहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी नौकरी कर रहे हैं, वो आपसे सिर्फ नौकरी करवा रहे हैं और पेमेंट दे रहे हैं, यही रिलेशन है। ऐसा है कि और भी टीचर जैसे डिमांड किए थे ना, तो उनका हेल्प वो करते हैं अरे पहले उनको सुनिए तो, आपकी हेल्प के लिए स्कूल ही क्यों, फाइनेंस करने के लिए और भी विकल्प हैं, आप उनको ट्राई किए होते। स्कूल में आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उनके सामने इस तरह के विकल्प रखेंगे, चलिए एक बार वो तैयार हो गए, लेकिन वहां पर रखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हमें जहां तक लगता है, अगर हम आपकी जगह होंगे, कहीं भी पढ़ा रहे होंगे, हम उनसे इस तरह की बातें ही नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे जो बारे में जो विचार है वो नेगेटिव 1% भी कहीं से होने के चांसेस बने। तो हमें लगता है फाइनेंस के लिए आपको वहां ना बात करके कहीं और ट्राई करना चाहिए ऐसा है था। कि जो डायरेक्टर की मिसेज थी वो प्रिंसिपल थी, समझ गया। बड़ा जो है हम लोग बात जो पोलाइटली जो है, अब पूरा सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पैसा आ गया वहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। वो तो मुझे मालूम है सर, पैसा ही रिश्ता बिगाड़ता है, ये तो मुझे मालूम है।
पैसे से ही रिश्ते बनते हैं, पैसे से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। और फिर आपने बताया कि आप जो है कहीं पर जॉब कर रहे थे और वो प्रिंसिपल थे, आप जो है वहाँ पर पढ़ाने को भी दे रहे थे। हमारा मानना है कि जब आप कहीं गए हैं कोई भी काम करने, वो आपका 8 घंटा खरीदता है। वो तो मालूम है। अब 8 घंटा जब वो खरीद लिया और हम उसको बेच चुके हैं, अब उस 8 घंटे में बस हमारी गरिमा का ध्यान रखते हुए वो अगर कोई काम कह रहा है करने में, तो हमें कोई खराबी नहीं दिखता है। अगर ना उसमें उसमें हमको जो सिवान में जब प्रिंसिपल के लिए गए थे ना, तो हमको वो गरिमा के हट करके ही हम काम कर रहे थे कि ऐसा है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। देखिए, आप टीचर हैं, पढ़ाना या फिर प्रिंसिपल के पद पर मैनेजमेंट करना, या विद्यालय में आपको एग्जाम ड्यूटी दे दिए, गाड़ी दे दिए, कुछ भी दे दिए, हमें जहाँ तक लगता है स्कूल में जो फर्क काम नहीं मिलेगा पड़ता। करना ही पड़ेगा। अगर स्कूल में कह दें कि ये जो है आपको चपरासी वाला काम करना है, वो गरिमा से हटके है। वो कह देंगे सफाई आपको जो है करना है, वो थोड़ा सा हटके है। उस पर तो थोड़ा आपत्ति करना सही है, उचित है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट दे रहे हैं, पढ़ाने को दे रहे हैं, कॉपी चेक करने को दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ कुछ भी, काम जो है कोई खुद दिक्कत ही नहीं। जो है देखे, पीरियड खाली जा रहा है तो भाई प्रिंसिपल चेयर पे बैठे नहीं रहेगा ना, करके हम क्लास भी लेते थे, वैसी बात नहीं है। तो आप बस एक चीज ध्यान रखिए कि जो है आज जो स्थिति है, ऐसी स्थिति फिर ना आए, इसलिए बेहतर स्थिति में जाने की कोशिश कीजिए। हम अपने बारे में बताएं, हम जब भी जहां भी रहे हैं, आज भी जहां हैं, वो मेरे बारे में गलती से भी नहीं सोच पाते थे, ना सोच पाते हैं, जहां भी आज है वहां भी, कि हमको रिप्लेस करना है, क्योंकि उनको मेरा सब्स्टिट्यूट मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा है हम कि वो चीजें करते हैं, इतने काम करते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड तो करिए, जो ड्यूटी है हमारी वो तो कर ही रहे हैं, ड्यूटी के अलावा इतना कुछ हम उनको जो है सपोर्ट कर रखे हैं कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। इतनी सारी चीजें जो है जो उनको सपोर्ट कर दे, इतना डिपेंड हो गए मेरे ऊपर। वो डिपेंड तो बनाइए अपने ऊपर, तब सामने वाला जो है आप पर जब डिपेंड रहेगा तो आपको चाहेगा कि आप जाइए मत कहीं, आप वहीं रहिए। ओके। अब यहाँ भी 28 पे हम बात किए हैं बीएड कॉलेज के लिए, अब वहाँ 30 पे जो है सिवान पे बात किए हैं। कहीं जाइए, पेमेंट तो ठीक है, कम है ज़्यादा है, लेकिन कोशिश कीजिए, इतना काम कीजिए, 8 घंटे 10 घंटे, 1 आध 2 घंटे ज़्यादा भी देना पड़े, इतना काम कीजिए, ऐसे ऐसे काम कीजिए कि वो आप पर डिपेंड होते चले जाएं, उनका भी काम ले लेकर के कर दीजिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, ताकि वो जब फ्री की आदत पड़ जाएगी, उनको काम न करने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो काम करना नहीं चाहेंगे। तो उनका काम कर कौन रहा है? आप कर रहे हैं। तो आपको वो चाहेंगे ही नहीं कि आप हटिए वहां से। आप कहेंगे भैया हमको पेमेंट कम दे रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, वहां को ज्यादा मिल रहा है। वो कहेंगे भैया हमसे 2000 उनसे भी ज्यादा लो, मत जाओ मत। ये परिस्थिति बना करके रखेंगे, ये सिचुएशन बना के रखेंगे, कभी जॉबलेस होंगे ही नहीं। और कहीं भी जॉब छोड़ने से पहले दूसरा जॉब तब जो है जहाँ पकड़ रहे हैं वहाँ एकदम पक्का कर लीजिए कि नहीं, वो हम यहाँ हो गए हैं, कन्फर्म है, यहाँ पर हमें छोड़ा नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, तो ही पुरानी जॉब छोड़िए, भले वहाँ नहीं पेमेंट वही हो, नहीं तो जल्दी चलने दीजिए। वो डिसीजन जो है हम यही दिखा के कि बेसिक बेसिक शिक्षा परिषद में हमारा हो गया है, इसी को दिखा करके हम गोंडा रिजाइन मारे थे। तो गोंडा क्या एक कॉल कर सकते हैं कि सर यहाँ हमें सूटेबल नहीं लग रहा है, हम वापस आना चाहते हैं? मत बताइएगा यहाँ क्या हुआ है, कहानी मत सुनाइएगा। ऐसा है कि वो कह दिया है ना, हम्म बात नहीं समझ रहे हैं। हम्म। वो थोड़ा झक्की टाइप का जो डायरेक्टर है ना। अरे सब ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है अभी वर्तमान में तो ठीक है। नहीं ऑप्शन नहीं, वहाँ ऑप्शन नहीं है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, गोंडा को छोड़ दीजिए, और कोई ऑप्शन जॉब की अभी वर्तमान में? अभी तो ऑप्शन नहीं है सर, जॉब के लिए तो हम खुद ही अब सोच रहे हैं कि 2 महीने कम से कम मिल जाता। हम सोच रहे थे कि मार्च तक जो है कहीं लगे रहें, आइए तो करने में टाइम लगाएंगे ही। तो आप इससे मार्च तक का क्यों सोच रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जहां भी लग जाए हम वहीं पर कंटिन्यू चलते रहें? वो चलते रहे, मान लीजिए यहाँ से अब हो जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा ना। आपके अभी आप फिलहाल हैं कहाँ? गाजीपुर, सिवान, कहाँ हैं? गाजीपुर घर पे है। गाजीपुर घर पर हैं। तो ऋषिपुर। आज आज अभी 15 तारीख है ना? हम्म। और ये जो काउंसलिंग वगैरह का आप जो सोच रहे हैं कराने का, तो तब तक थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखिए, ये जो हो रहा है विज्ञापन वगैरह देख लीजिए और तलाश करते रहिए जॉब का। नहीं जॉब के लिए ही लगे हुए हैं। गाजीपुर में ही तलाश कीजिए। आप जब 82 किलोमीटर अप डाउन कर रहे थे, अब फिर आप चले गए गोंडा, सिवान, उतनी दूर जाने से बेहतर
अगर आपको 82 किलोमीटर डेली अप डाउन न करना चाहते हैं तो जहाँ स्कूल है वहीं आसपास मार्केट में एक कमरा लेकर रह लीजिए, जैसे आप गोंडा में कमरा लेकर रहे होंगे या वहाँ वो लोग रखे होंगे। गोंडा में तो फूडिंग लॉजिंग सब था, वो दिया था सब। चलिए, था वहाँ पर। सिवान में आप गए होंगे, वहाँ सोच के गए होंगे कि कमरा वमरा लेना हो सकता, जैसे आप। नहीं, वहाँ वहाँ भी फूडिंग लॉजिंग था। अच्छा। हम थोड़ा वेजिटेरियन पढ़ते हैं, वो नॉन वेज वेज जो है। अरे तो आप कहीं भी कमरा लेकर के रहेंगे बाहर, हॉस्टल भी आजकल चल रहे हैं और भी व्यवस्था है। अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। 82 किलोमीटर अप डाउन जितना खर्च आप कर रहे थे पेट्रोल पर, पेट्रोल तो 3,000 रुपया लग ही जा रहा था उसमें। तो एक बट अब आप सोचिए पेट्रोल पर जो खर्च कर रहे थे उसकी जगह आप कमरा पर खर्च किए होते, खाने पर खर्च किए होते, आप 1000-1500 का कोई कमरा खोजे होते, कहीं खाने के लिए व्यवस्था देख लिए होते कि पका पकाया मिल जाए, कुछ भी करके थोड़ा बहुत 19-20 मैनेज किए होते। और कम से कम 82 किलोमीटर जो डेली अप डाउन कर रहे थे वो खतरनाक था, कब वो क्या खत्म। हो जाए अचानक। इसीलिए ना क्योंकि हाईवे पे हमेशा चलना पड़ता था। तो ये काम अब मत कीजिएगा, आप जहाँ रहिए वहीं पर रहिए। घर आना जाना है ठीक है, डेली नहीं संभव है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 15 दिन में आना जाना हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, डेली वहां अप से डाउन। तो गोंडा से तभी आते थे जब लंबी छुट्टी। हाँ, तो ऐसे ही पास में भी रहिए ना, 82 किलोमीटर दूर, तब भी क्या दिक्कत है, शनिवार को निकल जाइए, रविवार रहिए घर पे, सोमवार को आ जाइए, तब भी यही काम करना था यहाँ भी। तो अब जो है यही कीजिए। और आप अगर देखिए, सोच लिए हैं काउंसलिंग का तो ये उस पर ध्यान दीजिए अब। 12,091 वाले ना हम्म। एकदम दिमाग चाट जा रहे हैं मेरा। इसमें क्या ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं इतना? अब हमको जो है फोन, हम्म। क्योंकि हम गाजीपुर और मऊ के जो है टीटी के जो है जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अच्छा। और अब जिनको भी राय लेना होता है हम्म। हम तो साफ कह दिए कि भाई जैसे ऑर्डर है उसको आप उसके हिसाब से फॉलो कीजिए, इसके बाद जो है हम्म। जो आता है उसको देखते रहिए, हम्म। और जो सूचना होगी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा बस। हम्म। तो आपने पीडीएफ हम डाले हैं कोर्ट ऑर्डर का, वो हाँ हाँ पीडीएफ आपने ओपन करके पढ़ा? हाँ हाँ, पढ़ के ही आपको हम फोन किए ना। ओके। तो जब आप पढ़े तो पूरा पढ़े या कुछ खास खास पॉइंट पढ़े? ने जो पॉइंट आप दिए थे ना सब पूरा A to Z पढ़े। अच्छा, चलिए, वो तो हम हिंदी में अनुवाद उसका लेकर के दिए थे अलग से। नहीं, और ऐसा है कि मयंक तिवारी जो है, हाँ। जो सिलेक्टेड है, हम्म। मयंक तिवारी हो, हिमांशु राणा हो, हाँ जितेंद्र हाँ। सेंगर हो, क्योंकि हमारा इन सबसे बनता था, हम्म। क्योंकि फेस टू फेस भी मेरी बात हुई है, हम्म। क्योंकि हम भी जैसे नेतृत्व करते थे। हम्म। अब जितने हमारे यहाँ टेट वाले थे सब मेरे ही इशारे पे चलते थे, कैसे करना वैसे करना है। हम्म। और थोड़ा दुर्भाग्य हमारा ललितपुर में 110 आ गया था सर। नहीं, अभी आपने जिन लोगों का नाम लिया, हाँ, जब इनके साथ थे या आपके साथ ये थे, अभी वर्तमान में ये लोग तो कहीं न कहीं जॉब पा गए हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड हैं, और हाँ व्यक्तिगत आप इनसे मिले हैं, जानते हैं। हाँ। इनके बारे में आपका विचार आज की तारीख में? अब क्या है कि मान लीजिए कि ये मौका प्रस्त थे एक तरह से। खाली मौका परस्त थे, झूठ बोल-बोल करके इन लोगों ने लोगों को लूटा नहीं। लूटा तो है ही, क्योंकि एक वक़्त था जब कहा गया कि अरे हिमांशु राणा ऐसा है, ये ऐसा वैसा, मयंक तिवारी ये एकदम जो है शरीफ इंसान है, ये है वो, उसको प्रोजेक्ट किया गया, फिर उसके नाम पर लूटा गया। एक-एक करके नए-नए लोगों को लाते थे, नया-नया चेहरा लोग, अब हम्म। बताते थे ये बड़ा अच्छा है, ये है, ऐसा है, वैसा है। अब फिर वही काम शुरू होता था, लोग उन पर विश्वास करते थे, चलो भैया इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक होगा। हम्म। खैर चलिए, ये तो एक बातें खत्म हो जितेंद्र गई। सिंह सेंगर जो है गाजीपुर आए थे, अच्छा। हिमांशु राणा मऊ आए थे, मऊ में हमको जिलाध्यक्ष बना दिए। जितेंद्र सिंह सेंगर हम्म याचियों का पैसा ले लेकर के हम्म। अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाए हुए थे, उसका एक्सीडेंट हुआ था और जांचियों का पैसा 50 लाख रुपए उस गर्लफ्रेंड पे फूके थे। सब जानते होंगे आप तो कहानी। नहीं, वो इस चीज के बारे में नहीं जानते, सेंगर के बारे भैया बताइए, हम तो इनमें से किसी से नहीं मिले हैं, में। हाँ। किसी से नहीं मिले हैं। हाँ, ये लोग जब कभी पार्क वार्क में आए हैं मीटिंग करने तो हम जाके वहाँ किनारे खड़े रहे हैं। ये हमें बाई फेस नहीं जानते थे, तो हम हम्म। जाके वहाँ इन लोग के सामने खड़े रहे हैं, इनकी बातें सुने हैं, सामने से देखे हैं, क्योंकि लखनऊ वाराणसी में जो धर्मास्थल में देखे हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, हुँ, वाराणसी में, हुँ,
उनसे भी मिले हैं, क्योंकि अनिल मिश्रा को वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था ना। अच्छा, तो इन लोगों से हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन कौन गर्लफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड का कौन इलाज करवाया, गर्लफ्रेंड को कौन हीरे की अंगूठी दिया, सब हम जानकारी रखते हैं। क्यों? जब हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उस पर नजर नहीं रखेंगे तो वो तो फायदा तो उठाएगा ना। घर में नौकर रखेंगे, अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो चोरी तो करेगा कि नहीं? अब शुरू में तो 2,500 रुपए ले रहे थे। बाद में सौदेबाजी हुई तो कहे कि 1,000 रुपए जो है दे दीजिए। अरे तो 2000 लें चाहे 1000 लें, उसमें से मुश्किल से 10 रुपया जो है 5 रुपया खर्च होना है, बाकी तो अपने जेब में जाना है। तो 2000 की जगह 1000 मिल रहा है ना कुछ। चलिए आते हैं कोर्ट ऑर्डर पर। हम लोग, इन लोग को तो दुनिया जान गई है। हम 10वें पैरा से अनुवाद करके भेजे थे, लेकिन मुख्य बात जो है, ऊपर जो बहस चली है, ऊपर लिखा हुआ उसका कंक्लूजन है नीचे में 10वां से। तो 9वां पैरा ये कहता है, आई हैव हर्ड श्री अशोक खरे, सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी एंड श्री इंद्रेश दुबे एडवोकेट्स, श्री आर के ओझा एंड श्री एच एन सिंह सीनियर एडवोकेट्स, असिस्टेड बाय श्री अबुल्ला कलाम, श्री जामिल अहमद अंसारी एंड श्री सुशील कुमार पांडे। यानी इस पैरा में जिक्र कर रहे हैं कि इसको किसको वो सुने हैं, कौन कौन यहाँ बहस किया है। बहुत लंबा पैरा है 9वां, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ऊपर जो है 8 पैरा में लिखा गया है कि किस ने क्या कहा है, कौन अपना अपना क्या तर्क दिया है। फिर 9वें पैरा में लिखा गया है कि कौन कौन यहाँ पर बहस किया है। फिर 10वें पैरा में लर्नेड सीनियर एडवोकेट्स अपीयरिंग फॉर petitioners have referred various orders। ये क्या कह रहे हैं कि जो वेरियस ऑर्डर्स हैं, विभिन्न जो ऑर्डर हैं जो अलग अलग कोर्ट से ये लोग लेकर के आए हैं, उसके बिहाफ इन जो पिटिशनर हैं उनके तरफ से आर्गुमेंट किया गया है, रखा गया है। ये कह रहे हैं ना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, लग रहा है व्यस्त हैं थोड़ा सा। मोबाइल और टीवी चल रही है ना। अच्छा, चलिए इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया। यानी कोर्ट कह रहा है कि मेरे सामने ये लोग ऑर्डर लेकर के आए हुए हैं और उसका उल्लेख कर रहे हैं। कौन सा ऑर्डर लेकर आए हैं? इसी जो है न्यायालय के एकल पीठ का और खंडपीठ का और सर्वोच्च न्यायालय। यानी कोर्ट कहना चाह रहा है कि ये लोग इसके पहले भी इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके फाइनल करवा चुके हैं, उसके बावजूद फिर से मेरे पास आए हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा कि यदि चयनित उम्मीदवारों का आंकड़ा 66 या 655 है, देखिए वकील लोग जो कह रहे हैं वो बात यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 11 के उप पैरा में संदर्भित किया गया है, जिसका उल्लेख पहले ही इसके पहले पैराग्राफ में किया जा चुका है। रिट याचिका याचिकाकर्ता जो कि 12/091 की सूची का हिस्सा है, वे भी इसका हिस्सा हैं। यानी जो याची हैं वो जो कह रहे हैं उनकी बात को ये रिपीट कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। लेकिन चूंकि 66 या 655 की गणना के बारे में राज्य की ओर से, यानी राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। ये कह रहे हैं कि इसी जो है कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के ये लोग आए हैं और मेरे सामने रखे हैं। और उस ऑर्डर को जब मैंने देखा तो उसमें पाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है, जो भी वहां पर तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे संतुष्ट हुआ है। इसलिए अदालत के पास, यानी कि इस अदालत के पास, हमारे पास गणना के विवरण को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से ये लोग होकर के आ गए और सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार के सभी हलफनामा जो भी लगा है उससे संतुष्ट है, तो भैया हम कौन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको स्वीकार कर लिया हम ना करें? भैया सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। यानी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जब संतुष्ट हो हम भी संतुष्ट। 12/091 उम्मीदवारों की वह सूची
चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि 12/091 जो है उम्मीदवारों की चयन सूची का हिस्सा नहीं थी, काउंसलिंग का हिस्सा थी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वो हिस्सा नहीं थी, और हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, जब कोर्ट खुद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 को जो है चयन सूची का हिस्सा नहीं स्वीकार किया है, और ये भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को स्वीकार कर लिया है जो राज्य सरकार कह रही है, और हम सुप्रीम कोर्ट के हर विचार से सहमत हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जब स्वीकार नहीं कर रही कि वो चयन सूची नहीं है, इसका मतलब हाई कोर्ट भी कह रही है हम भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यही ना कह रहे हैं ये। तो अब बताइए, इसी पैरा में आगे पैरा भी चर्चा करेंगे, क्या इस पैरा में 12/091 के बारे में सीरियस दिख रहे हैं? वो तो सीधे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये चयन सूची का हिस्सा नहीं है। तो ये हम बता रहे हैं 54,464 में 12/091 जोड़ देंगे 66,655 होता है सर। ये जो है ये लिस्ट वहीं से आया था कि 6 हफ्ते के अंदर इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि ये हम लोग तो मनगढ़ंत लिस्ट नहीं ना बनाए थे, सरकार ने बनाया था, सरकार का बनाया हुआ था, वहाँ पेश किया गया। उस समय 14,000 पद खाली थे। आप कह सकते हैं 14,000 पद खाली थे, प्रमाण है? क्योंकि 54,464 ही आंकड़े नहीं, प्रमाण की बात कीजिए। प्रमाण तो हमारे पास नहीं है। नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि राज्य सरकार ने जो कुछ दिया हम उससे संतुष्ट हैं, और हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जब संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। और आंकड़े आप जो देंगे, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको नहीं स्वीकार करेगा। प्रमाण जो आप देंगे वो ऑथेंटिक नहीं होगा। राज्य सरकार जिस चीज का हलफनामा लगा रही है, आरटीआई के तहत जो है पाया गया था, समझ गया अपना। आरटीआई है आपके पास जो उससे मांगा गया? नहीं, आरटीआई जो है ये मुकदमा लड़े हैं ना, आरटीआई में क्या लिखा है, पढ़कर बताइए। नहीं, मेरे पास तो नहीं, लेकिन आरटीआई में जब आपके पास नहीं है तो उस पर बात ही मत कीजिए। जो भी आप सुने हैं आरटीआई के बारे में, जब तक अपनी आंख से देख न लीजिए, पढ़ न लीजिए, जिस भी चीज को अपनी आंख से जब तक पढ़ न लीजिए तब तक स्वीकार मत किया कीजिए। आरटीआई अगर किसी ने लगाया है और अगर जवाब आरटीआई का मिला है, उसमें लिखा है, हमको दिखाइए, तभी हम उस पर बात करेंगे, नहीं तो उसकी बात मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ निष्कर्ष? हाईकोर्ट कह रही है 10वें पैरा में ही स्पष्ट कर रही है कि भैया 12/091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी, और ऊपर ही लिख दिए कि भैया इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वीकार किया है तो हम कैसे नहीं स्वीकार करेंगे। तो पहला तो इस ऑर्डर में स्पष्ट कहा गया कि 12/091 चयन सूची का हिस्सा नहीं थी, काउंसलिंग का हिस्सा थी। आगे चलते हैं हम लोग। भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है, और आपको काउंसलिंग भी कराना है कोर्ट के ही ऑर्डर से ना, तो कोर्ट को तो मानना पड़ेगा ना, जो कह रही है वो, और जो कहेगी करने को वो करना भी पड़ेगा। तो चलिए, इस बात को आप चाहे जितने तर्क दीजिए, चाहे जितना डाटा ले आइए, लेकिन लिखा है ना, तो हम आप चाहे जितना प्रूफ ले आए, कुछ भी कर दें, प्रूफ हमें आपको आपस में नहीं दिखाना है, कोर्ट में दिखाना था। अगर ये लोग केस लड़ रहे थे, आरटीआई था इनके पास, तो वहां क्यों नहीं लगाए? लगाए तो फिर ये कैसे लिख दिया जज ने? पहली बात तो आरटीआई की बात भूल जाइए, जज ने स्वीकार नहीं किया है कि ये चयन सूची का हिस्सा है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया पैरा 10 में, 11वां पैरा। देखिए, आपको नौकरी मिलती है, हमें भी खुशी होगी। हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं कोई द्वेष भावना से नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कोर्ट ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हमारा आपके नौकरी मिलने या आपको न मिलने से किसी तरह से लाभ या नुकसान नहीं है, हम सिर्फ आपसे चर्चा कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर पर। तो हम जो इसमें लिखा होगा हम वही बात करेंगे, इसके अलावा कुछ अलग बात नहीं करेंगे। 11वां पैरा, तर्क के बाद के चरण में जब विद्वान स्थायी वकील ने आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 6 का उल्लेख किया कि 12/091 उम्मीदवारों की उपरोक्त सूची के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें दिनांक 6/2/2016 और 8/2/16 को विज्ञापन प्रकाशित करके काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, स्पष्ट है ना, काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था, विज्ञापन निकाला गया था 2016। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 13/12/19 में स्पष्ट टिप्पणी की थी कि 12/091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ का ही चयन किया जा
सका और बाकी उम्मीदवारों के चयन न होने का कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। यानी कि कह रहे हैं कि ये काउंसलिंग बुलाई गई थी, लिस्ट तैयार किया गया था, इनमें से जो है कुछ का ही चयन किया गया, बाकी का चयन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक रिकॉर्ड का हिस्सा था, वो चयन सूची का हिस्सा नहीं थे, वो एक रिकॉर्ड जो प्रक्रिया थी उसका हिस्सा थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर दिए गए एक स्पष्ट कथन पर भरोसा किया है। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो वहां पर याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील है उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। क्या एक्सेप्ट किया है उसमें आगे बता रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं है। नहीं, ये तो 12/091 की काउंसलिंग नहीं हुई थी, ये तो हमको पता है। अरे तो 12/091 की अलग से काउंसलिंग बुलाई गई थी क्या? नहीं बुलाई गई थी। यही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और चंदा लूटा जा रहा है। थोड़ा सा ऑर्डर को छोड़ करके नॉर्मल चीजों पर बात करते हैं जो उस वक्त हुआ था। 90-105 का ऑर्डर हुआ, 90-105 में ही सब काउंसलिंग कराए थे। काउंसलिंग वही हुआ था। फिर चाहे जितने लिस्ट बनाई गई आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी, अलग से काउंसलिंग नहीं बुलाई गई थी, सब जानता है। 12/091 की अलग से कोई काउंसलिंग नहीं बुलाई गई थी। जहां भी काउंसलिंग की बात हो रही है वो 90 और 105 की ही बात हो रही है। 90-105 में ही सब लोग दिए थे हमको, मुझे पता है। लेकिन ये जो याचिका है क्या कह रहे हैं कि भैया 12/091 का काउंसलिंग जो है कोई कराया ही नहीं गया, या कराया गया तो हमें बताया ही नहीं गया, सूचना नहीं दिया गया। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। तो जो 12/091 था वो 90-105 में जो भी कोर्ट कह रही थी उसके अनुसार वो कर रहे थे। उसमें जो भी उनको कंफर्म करना था तो आवेदन लिए या फिल्टर किए, 12/091 निकला। निकलने के बाद उसमें से वो जो भी उनको आधार तय करना था उस आधार पर कुछ लोगों को नियुक्ति दे दिए। 12/091 सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा था। उसके लिए अलग से कोई काउंसलिंग उस वक्त न कराई गई थी, न ही कराने के लिए कोर्ट ने कहा था। जो 90-105 की काउंसलिंग हुई थी, तो इसमें 6 हफ्ते के अंदर जो है 12/091 को नियुक्ति देने का आदेश था कि नहीं, ये बताइए। अब भाई देखिए आपके सामने भी ऑर्डर है, हम भी वही पढ़ रहे हैं। नहीं, आदेश था, ये आदेश था, समझ गए अपना। ऑर्डर हम लोग लेके गए थे, समझ गए। आदेश था तो वो फिर ये लोग जब गए सुप्रीम कोर्ट तक तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, फिर वो संतुष्ट कैसे हो गए? देखिए ऐसा है कि उस समय अखिलेश सरकार थी, समझ गया अपना, और किसी की चलती नहीं थी। 20,000 जो फर्जियों को इसमें एंट्री कराए हैं और उसी की वजह से जो है कोई नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आप बायस्ड हैं। बायस्ड समझते हैं ना? क्योंकि इसीलिए जो हम लोग आप जो है कहीं न कहीं कोर्ट में लिखित में लगे दस्तावेजों से ऊपर अपने मानसिक जो विचार हैं या आपके संगठन में जो विचार बने हैं या लोगों के जो विचार बने उनको ऊपर मान रहे हैं आप। क्योंकि हम लोग जिनको नियुक्ति मिलती थी ना, समझ गए सर। आप पहले ये बताइए ना, ये उत्तर प्रदेश, ये भारत, ये पूरा सिस्टम आपके हमारे या कुछ जो है लोगों के कहने से चल रहा है या ये शासन प्रशासन कोर्ट चला रहा है? ऐसा यही लोग चला रहे हैं ना। तो एक बात एकदम क्लियर करके तब बात कीजिए तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। पहली बात, आप सरकार को चाहे जो कह लीजिए, अखिलेश को कह लीजिए, योगी को कह लीजिए, चलिए हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला देंगे, भले हम सच जानते हो या वो जो आप कह रहे हैं वही सच हो, चलिए। लेकिन जब भी कोई कोर्ट में मैटर होता है, कोर्ट की बात, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां पर 1% दाएं बाएं नहीं जाता है। वहां पर फैक्ट पर बात होती है और कोई कागज वहां कोई लगा रहा है। अखिलेश यादव ने अवैध समायोजन किया था तो इतना सब कुछ हुआ तो कोर्ट में फर्जी कागज भी लगा सकते थे, लेकिन वहां लगा पाए क्या, बचा पाए? कोर्ट में कोई फर्जी कागज नहीं लगता है, ना अखिलेश लगा सकते हैं, ना योगी लगा सकते हैं, ना कोई अधिकारी साइन करके देगा फर्जी कोर्ट के अंदर। कोर्ट में कोई नहीं दे सकता। खुद अखिलेश यादव, खुद योगी, खुद मोदी, खुद अपना साइन करके कोई कागज फर्जी नहीं दे सकते कोर्ट में। कोर्ट खटिया खड़ी कर देगी जो फर्जी देगा। तो कोर्ट अगर कहीं संतुष्ट हो रही है तो वो ऐसे ही नहीं कि कोई लेकर के आगे बस यूं ही संतुष्ट हो गई।
सबको पता है कि अगर हम आज साइन करके दे देंगे, कोर्ट संतुष्ट नहीं होगी, कहीं भी 1% भी उसको डाउट होगा, तुरंत जांच बैठा देगी, और जांच बैठाई और हमने गलत कागज दिया है तो खटिया खड़ी कर देगी। पहली बात तो कोर्ट पर आरोप मत लगाइएगा। हाँ, राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार पे हम लगा, कोर्ट पे नहीं लगा रहा है। तो जब राज्य सरकार पर लगा रहे हैं तो कोर्ट पर नहीं लगा रहे ना। नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि जब हम संतुष्ट हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट ने जो है इन चीजों की जांच कंफर्म नहीं किया? राज्य सरकार गलत लगा दी और कोर्ट जो है गलत को सही मान ली। आप इसका मतलब है कि कोर्ट को गलत मान रहे हैं। क्योंकि इसमें आप अखिलेश को कहिए गलत है, हम मान लेंगे। आप अधिकारियों को कहिए हम गलत मान लेंगे, लेकिन कोर्ट में लगा कागज कह दीजिए कि गलत लगा है, और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बिना कंफर्म हुए कुछ भी कर दिया। तो आप पहले एक चीज ध्यान दीजिए, अखिलेश को गलत कह रहे हैं वहां ठीक है, लेकिन कोई मैटर कोर्ट में गया है और फाइनल ऑर्डर आ गया है और उसमें कोई कागज लगा है, उसको आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने गलत किया है, हम नहीं मानेंगे। अखिलेश 1000 गलत थे, हम भी जानते हैं, हमें भी नौकरी नहीं मिली है, हम भी गाली देते हैं, लेकिन कोर्ट में कोई कागज लगा है तो वहां अखिलेश का कोई जोर नहीं चला है। वहां अखिलेश नहीं थे, वहां कागज था। नहीं तो अधिकारी जो है मिली भगत की है ना। फिर आप जो है सबको गलत कह दे रहे हैं, और यहाँ कोर्ट में हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जब संतुष्ट है तो हम कैसे संतुष्ट नहीं होंगे, और आप कह रहे हैं हम असंतुष्ट हैं। लेना है आपको कोर्ट से और आप कोर्ट के ऑर्डर से असंतुष्ट हैं। अब जाएंगे कहाँ फिर, बता दीजिए। आपने आरोप लगा दिया अखिलेश पर, आपने आरोप लगा दिया अधिकारियों पर, चलिए हम भी मान गए वो भी। अब आप आरोप लगा दे रहे हैं कोर्ट पर भी। अब बताइए अब जाएंगे कहाँ आप? इसके अलावा फिर क्या रास्ता है आपके पास? आपके अनुसार तो सब गड़बड़ है, सब खराब है, सब गलत हुआ है, जाएंगे कहाँ? देखिए अब क्या कहा जाए, दिमाग आप एक तो बायस्ड हैं, आप इकोनॉमिकल डिस्टर्ब हैं, मेंटली आप जो है इस वक्त जो है नॉर्मल नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। और हरिशंकर परसाई जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, देश की आधी समस्या खुद की नौकरी लगते खत्म हो जाती है, और रही आधी जो समस्या वो भाई की नौकरी लगते खत्म हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? आप टीचर हैं, समझाइए। क्या किसी व्यक्ति की नौकरी लगने से क्या सच में समस्या खत्म हो जाती है क्या देश की? नहीं, समस्या नहीं खत्म हो जाती। अगर पुलिस की भर्ती 60,000 निकली है, इन 60,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, और फॉर्म भरे हैं 20 लाख लोग, तो जो 60,000 को नौकरी मिली है और बाकी बचे 19,40,000, क्या उनके लिए भी देश की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, उनके लिए नहीं। वो क्या कहेंगे? सरकार बिक गई है, कोर्ट बिक गया है, अधिकारी गलत हैं, ये फर्जी तरीके से हुआ है। वो 19,40,000 यही कहेंगे ना। और बाकी 60,000 क्या कहेंगे? भैया हमारी नौकरी मिल गई, हम योग्य थे, सब कुछ सही हुआ, हमने बढ़िया पेपर किया, तो यही सब कहेंगे ना। तो हरिशंकर परसाई जी जो कह रहे हैं कि खुद की नौकरी लगते ही देश की आधी समस्या खत्म नहीं हुई है, हम देखना बंद कर देते हैं। और भाई की नौकरी लग गई तो पूरी समस्या खत्म, तो भाई की लग गई तो पैसा अब आ रहा है, अब तो भाई हम मौज में हैं, अब हमारे घर में कोई समस्या नहीं है, तो हम क्यों देखने जाएं दूसरे की समस्या? और ना, आपके साथ उल्टा है, जो हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं जस्ट उल्टा, इसलिए आपको हर जगह समस्या दिख रही है। बस यही फर्क है। नौकरी हमें भी नहीं मिली है, लेकिन हम वो सोच नहीं रखते हैं जो आप अभी जिस कारण से रख रहे हैं। अभी आपको जो है काउंसलिंग कराइए, नौकरी दे दे गवर्नमेंट, फिर आपको समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। न गोंडा वाले स्कूल की समस्या बात करेंगे, न गाजीपुर वाले स्कूल की समस्या की बात करेंगे, न 82 किलोमीटर दौड़ने वाली समस्या की बात करेंगे, न सिवान वाले की बात करेंगे, सारी समस्या खत्म। वो क्या कर रहे हैं आप दिखने भी नहीं जाएंगे। तो बायस्ड मत रहिए, जब किसी चीज पर बात कीजिए तो आप न्यूट्रल रह के बात कीजिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं, अपनी एक नेगेटिव थिंकिंग को आधार बना करके नहीं। इससे आप न समझ पाएंगे, न किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, और 100% लोगों की यही कहानी है। पहली बात, हम अब इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे, काफी लंबी बात हो गई है, समय नहीं है। शॉर्ट में, इस ऑर्डर में जो लिखा है उसका अर्थ यही है कि जिसने भी काउंसलिंग कराया है कभी, वो नहीं आएगा, और जिसने नहीं कराया है कभी और उसका नाम है 12,091 में, तो वो काउंसलिंग कराएगा। और कराने के लिए स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जो भी आएगा काउंसलिंग कराने, उसको लिखित में हलफनामा देना है, शपथ पत्र देना है कि मैं पहले कभी भी 91 में कराया होगा तब ना। 12,091 कभी काउंसलिंग हुई है? नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है ना।
नहीं, क्या उस ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि जो भी 12/0/91 की काउंसलिंग में प्रतिभाग किया हो, इसका इस तरह से लिखा है क्या सेंटेंस? नहीं, वहां क्या लिखा है हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं काउंसलिंग की भी बात। 17 में, 17 पैरा में है। खोल रहे हैं वही खोल रहे हैं, पैरा 15-17। सुप्रीम कोर्ट ने 12/0/91 उम्मीदवारों की उक्त सूची से, यहाँ सूची शब्द प्रयोग किया गया है, सूची से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली है। सूची है, उसमें जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कहा जा रहा है, उनके लिए एक विंडो खोली है, जिसके कारण से ये कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे रही है। ठीक है। हालांकि इस आधार पर कि उन्होंने नियुक्ति दी है लेकिन शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि नियुक्ति दी है, शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है। फिर भी जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अब मामला यह है कि सूची में से 12/0/91 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, या तो काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई, या उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ तक बताइए, क्या अलग से ये 12/0/91 की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो स्पष्ट है ना, ये काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। ये कही नहीं रहे हैं कि 12/0/91 की अलग से काउंसलिंग की बात, नहीं ना अलग से काउंसलिंग हुई थी, ना ये अलग से काउंसलिंग की बात ही कर रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब ये कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं कि या तो वो जो है काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, या काउंसलिंग आयोजित ही नहीं की गई जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, या फिर उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के अलावा उक्त तथ्यों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद, अब ये लाइन देखिए, यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे। अब ये बताइए, जो 90-105 में काउंसलिंग कराया हो और 12/0/91 पर उसकी नजर न रही हो, ऐसा हो सकता है? उसको पता ही न चला हो क्या चल रहा है? बता रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। हम हरदोई में गए थे ना, तो वहाँ 2 तरह की काउंसलिंग हो रही थी, 12/0/91 और नॉर्मल हो रही थी सामान्य रूप से। तो 12/0/91 में हुआ था, हम वहाँ अपना क्रमांक नोट कर लें कि किस क्रमांक पे जो है काउंसलिंग कुल मिला के 90-105 की थी। 12/0/91 के लिए अलग काउंटर बना दिए होंगे, कह रहे होंगे अच्छा उस लिस्ट में आपका नाम है, वहां चले जाइए। बस यही हो रहा होगा ना? यही हुआ था, यही हुआ। ऐसा तो नहीं था कि भैया नहीं वो काउंटर है 90-105 से आप कम नंबर वाले हैं, कम वाले को हम अलग से करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे थे वो? नहीं, 90-105 के अंतर्गत। हाँ, कॉमन पॉइंट पकड़िए कि कोर्ट क्या कह रहा है। अगर आप अपने दिमाग की चीजों को यहाँ अप्लाई करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है, चलना है कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ना। गवर्नमेंट भी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चलेगी, तो हमें अपने दिमाग का यहाँ नहीं लाना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि कोर्ट ऑर्डर क्या है, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इसमें यह अब बचा ही नहीं है कुछ। बस सिंपल सा, काउंसलिंग में किसी को रोका नहीं गया है, आप भी जा सकते हैं, जिसने काउंसलिंग एक जगह कराया हो चाहे 75 जिला में। काउंसलिंग की स्वतंत्रता सबको दी गई है, लेकिन शर्त जो लगाई गई है, शर्त पर ध्यान दीजिए क्यों लगाई गई, कि आपको वहां शपथ पत्र देना। क्या आप इसके पहले कभी काउंसलिंग में प्रतिभाग किए तो वहां इस तरह का शपथ पत्र दिए हैं कि मैं पहले कभी किसी भर्ती में फॉर्म नहीं भरा था, मैं पहले कभी जो है ये चीज नहीं किया था, इस तरह का शपथ पत्र कहीं लगवाया जा रहा था क्या पहले कभी? नहीं, ऐसा कोई। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ क्यों इस तरह का शपथ लगवा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? तो कोर्ट ऑर्डर जब पढ़ेंगे उसी में है उसका उत्तर। यहाँ ये लिखा है, क्या लिखा है, यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। कोर्ट एक संभावना व्यक्त कर रही है कि जो काउंसलिंग हुई थी उसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई अगर ऐसा है जो उसमें प्रतिभाग नहीं किया है और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसा रहा। मुकदमेबाजी शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा है, पॉजिटिव है? नहीं। तो यहाँ कहाँ आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है? एक एक शब्द देखिए ना, क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या जरूरत पड़ गई कोर्ट को लिखने का कि उसके बावजूद मुकदमेबाजी में फंसे रहे? यानी कहीं ना कहीं वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ना। देखिए, अब आपकी मर्जी है, इसको चाहे जिस अर्थ में लीजिए। आपको काउंसलिंग कराना है, बिल्कुल कराइए। हम किसी का ना हाथ पकड़ रहे हैं, ना किसी को रोक रहे हैं। और किसी को नौकरी मिलेगी तो हम उसकी नौकरी ले भी नहीं लेंगे, और किसी को नहीं मिलेगी तो हम दिला भी नहीं देंगे। हम सिर्फ जो लिखा है वो उसी पर बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए कि 12/0/91 काउंसलिंग हुई थी नहीं हुई थी, अधिकारी ने गलत दिया, अखिलेश ने गलत किया, क्या हुआ वो छोड़ दीजिए।
जो लिखा है उसको बार बार पढ़िए, फिर आपका दिल दिमाग जो कहता है वो कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, इस ऑर्डर को ले जा करके कोई वकील पकड़िए, उसके हाथ में 100 रुपया रखिए, भैया इसको अभी हमको 1 घंटा समय दीजिए, इसको पढ़ करके हमें बताइए, समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो वकील तो आपका दुश्मन नहीं होगा ना, आप किसी जानने वाले कोई अच्छे वकील के पास ही जाएंगे, 100 की जगह 500 लेगा, ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाइए, आराम से समझिए। और हम आपको बता दें 12/091 का जो नेता बन रहा है, कौन? मनोज मौर्य। या तो ये काउंसलिंग कराएगा या तो ये काउंसलिंग नहीं कराएगा, कराएगा तो जेल जाएगा, नहीं कराएगा तो सबको धोखा दिया है। अच्छा। ये मेन रूप से ये जो हम जहां तक समझ पा रहे हैं, जो एफिडेविट लिया जा रहा है कि जो नेतवा सब है ना, आगे आगे आप भी नेतागिरी की हैं, आप भी आते हैं उस रेडी में, खैर अभी आप फिलहाल नहीं है, ये जो जितने नेतवा हैं इनके ऊपर लगाम कसी जा रही है, इनकी खटिया खड़ी करेंगे। आपको याद है 839 के लिए क्या ऑर्डर हुआ था? तदर्थ नियुक्ति। तदर्थ हुआ था। और वो आज की तारीख में कौन से पद पर हैं? तदर्थ पर हैं? नहीं, वो तो परमानेंट हो गए ना। परमानेंट हो गए हैं, आप दावे से कह सकते हैं? अब ये तो नहीं पूरा स्पष्ट। उनको कोर्ट ने किया क्या परमानेंट? कोर्ट ने नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? तदर्थ नियुक्ति दीजिए। अगर आप और आपके भाई का झगड़ा है और आपका भाई जो है 4 घर में से 3 घर पर कब्जा किया है, आप कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि 2 घर उसका 2 घर आपका, ये तो क्लियर हो गया। भाई वैसे भी हो रहा था आधा आधा, नहीं मान रहा था, कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ गए। अब अगर कोर्ट ऑर्डर आ चुका है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या जहां से भी, उसका अगर कोई जो है पालन न करे तो कोर्ट क्या कर सकती है उसके साथ? देखिए तो ये मनोज मौर्य जो है, ये खास और मुकदमे बाजी जो लिखा है ना, ये मनोज मौर्य और उनका जो गैंग है, पहले नंबर पर इनकी खटिया खड़ी होने जा रही है। 839 को तदर्थ नियुक्ति का आदेश था, लेकिन राज्य सरकार ने जो है परमानेंट दिया है, लॉलीपॉप दिया है, लालच दिया है, ताकि आगे ये दूसरी भर्ती में कहीं जाए ना, ये पड़े रहे इसी लालच में यहाँ। भाई इनको अगर परमानेंट ही करना है, सुप्रीम कोर्ट दे देती परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लिख दिया कि इनको भैया परमानेंट, इनको नौकरी दो? नौकरी तो लिखना था, परमानेंट या ये सब नहीं लिखना था, इनको नियुक्ति दो, बस यही तो लिखना था। लेकिन तदर्थ नियुक्ति दो, तदर्थ शब्द जोड़ दिया। और गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, और इसके पहले भी तदर्थ लोगों के लिए तरह तरह के नियम बने हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा तदर्थ का क्या मतलब होता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तदर्थ के लिए क्या कहा गया है। ये 839 के ऊपर तलवार लटका के छोड़े हुए हैं। जिस दिन ये लोग दाएं बाएं करेंगे ज्यादा उछल कूद, वो तलवार कभी भी चला देंगे, और वही ये हलफनामा भी है। देगा तो सब कोई, लेकिन जिसके ऊपर चलाना चाहेंगे उसके ऊपर चलाएंगे। या तो सबका मन करेगा सब पर चलाने का तो सब पर चला देंगे, और नहीं खास खास को पकड़ेंगे। चूंकि कोर्ट अहित नहीं करती है किसी का, तो हमें तो उम्मीद है कि जो अगुआ है, अगुआ वालों को पकड़ेगी खास तौर पे। खैर डिसीजन आपको लेना है, आप अच्छे से समझ लीजिए। मेरे अनुसार कोई भी जा रहा है और हलफनामा दे रहा है, वो अपना नुकसान करने जा रहा है। नियुक्ति की बात तो कोर्ट ऑर्डर में कहीं नहीं है ना, ऐसा कहीं लिखी नहीं है नियुक्ति की बात। काउंसलिंग कराने के बाद क्या करना है ये लिखा है क्या कोर्ट ऑर्डर में? काउंसलिंग जो है कानून के अनुसार होगी, और उसका परिणाम जो फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो क्या इस ऑर्डर में कहीं ये लिखा है कि नियुक्ति दिया जाए फरवरी के दूसरे सप्ताह में, जो परिणाम जारी करके जो सिलेक्टेड हो उनको नियुक्ति दिया जाए, ऐसा लिखा है? नियुक्ति की बात कहीं नहीं लिखी है। नियुक्ति के लिए न ही आपके नेताओं ने इस केस में डिमांड किया और न ही कोर्ट ने नियुक्ति दिया है किसी को। वहां पर सिर्फ काउंसलिंग का रोना रोया गया है, काउंसलिंग में हमको नहीं शामिल किया गया, हमको बताया नहीं गया, तो लो भैया काउंसलिंग करा लो। कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है नियुक्ति का। अब इसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि नियुक्ति किसको देना है नहीं देना है। और हम शुरू से बता रहे हैं 2017 से किसी भी पुराने मैटर में किसी को भी नियुक्ति नहीं मिलनी है। अगर कोई एक अकेला व्यक्ति है या 2-4 व्यक्ति उनके साथ कुछ अलग घटना हुई है उसको मिलेगा। और जीता जागता उदाहरण आप अभी देखेंगे, इसमें काउंसलिंग करा के आइएगा, हमको दिखाइएगा कि जो है 12/091 को सबको मिल गई नियुक्ति, नहीं मिलेगी, लिख करके रख लीजिए। और 12,460 में भी लोग हमें फोन करके कह रहे थे कि आप तो ऐसा कह रहे थे, ये हो गया वो हो गया।
और अभी हाल ही की घटना 12,460 मिली किसी को नियुक्ति? नहीं मिली, नहीं मिलेगी। 12,460 में, 72,000 में, 69,000 में, 68,000 में किसी को नियुक्ति अब नहीं मिलने वाला है, चाहे जितना कोर्ट ऑर्डर लेके आ जाए। आप इधर अपने काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, कराइए, एक प्राइवेट जॉब ढूंढिए, अपनी कमाई कीजिए, घर परिवार को देखिए, डिस्टर्ब मत होइए इतना। और इस काउंसलिंग से करा भी लेते हैं आप, उम्मीद मत कीजिएगा। मेरे अनुसार, मेरे समझ के अनुसार किसी को भी नियुक्ति नहीं मिलने वाला है, सिर्फ नियुक्ति उसे मिलेगा इसमें, इस ऑर्डर से, जो सच में 90-105 में कहीं काउंसलिंग नहीं कराया, कहीं भी नहीं कराया है। ये नहीं कि उस जिले में कराया, यहाँ नहीं कराया, कहीं नहीं कराया है, उसे ही मिलेगी। अब इसके आगे हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ऑर्डर आपके पास है, आप तो 90-105 वाले ही काउंसलिंग कराएंगे इसमें। अभी भाई किस पर पूरी बात हो रही है, ऑर्डर किस पर है? वो तो 12,091। तो 12,091 कौन है ये? 90-105 की में फिल्टर हुए हैं। उन्हीं लोगों से ये लिस्ट बनी है ना, फिर कहाँ से सवाल उठ रहा है? और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही स्पष्ट किया था, भैया जो अंदर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो बाहर हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बनाया है कि आप लोग गए हैं जबरदस्ती? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग रास्ता बनाया है, और वो रास्ता बनाया है तभी आपका आज स्टेट जिंदा हो पाया है, तभी गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, और तभी हम बताते रहते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। खैर, अब हम रखेंगे, इसके आगे आप अपना निर्णय लेते रहिए, ठीक है? ठीक, ठीक, ओके।